हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिस्पी इन्फो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बजट 2024-25 यूनियन बजट एंड अपकमिंग बहुत सारे एग्ज़ाम्स जैसे कि बीपीएससी, यूपीपीसीएस और इवन यूपीएससी के लिए ये वीडियो जो है वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो बजट है वो इस साल किस तारीख को पेश किया गया। तो 23 जुलाई 2024 को Nirmala Sitharaman, our finance minister, presented the Union Budget 2024-25 on 23rd July 2024। और ये जो मोदी 3.0 जो थर्ड टर्म था मोदी गवर्नमेंट का, उसका ये पहला बजट था। ओके, जो फोकस रहा, स्पेशल फोकस, वो 4 सेक्टर पे यहाँ पे रहा। ऑल राइट, एंड इसमें सबसे पहले जो है वो है पुअर, वेमेन, फार्मर, यूथ। ओके, थीम देख लेंगे बजट का वो क्या था। तो जो थीम था वो था एम्प्लॉयमेंट, स्किल्स, एमएसएमई एंड मिडिल क्लास। सो बेसिकली जो रोज़गार है उसके ऊपर, स्किल संबंधित चीज़ों के ऊपर जो है वो उस पर फोकस रहेगा, एमएसएमई जो है उस पर, और मिडिल क्लास जो मिडिल क्लास वाले जो लोग हैं उनके ऊपर। तो ये भी जो है ये थीम, इसको हम याद करेंगे। ओवरऑल जो जीडीपी था वो आप देख सकते हैं 32.63 लाख करोड़ का, और ये जो है वो 10% ज़्यादा है पिछले साल से। जो फिजिकल ईयर 2023-24 था उससे यहाँ पे 10% ज़्यादा है। तो ये हम जीडीपी ऑफ द बजट के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टोटल बजट जो साइज़ है वो कितना था। तो टोटल बजट जो इस साल का जो यूनियन बजट 2024-25 का टोटल बजट था वो था 48.21 लाख करोड़। ठीक है, आप इसको प्रिसाइजली जो है ये देख सकते हैं एंड एक्यूरेटली जो है वो नीचे लिखा हुआ है। सो ओवरऑल 48.21 लाख करोड़ में जो एस्टिमेटेड टोटल रिसिप्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो बजट हो गया वो तो पूरा 48.21 लाख करोड़ हो गया, लेकिन उसमें बहुत सारे चीज़ें होते हैं। जैसे बजट के अंदर भी टोटल जो रिसिप्ट, मतलब कितने सारे जो आपने रिसीव किया, ठीक है, आपने कहाँ कहाँ से पैसे लेके आए और उसको फिर खर्च किया, तो वो टोटल एक्सपेंडिचर में जो है वो तो टोटल खर्चा हो जाएगा। और जो टोटल रिसिप्ट है आपने कितना पाया, तो 32.07 लाख करोड़ जो है वो रिसीविंग है, ठीक है हमारा। और जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 48.2 लाख करोड़, ठीक है। तो हमारा जो खर्चा है वो यहाँ पे ज़्यादा है, लगभग आप देख सकते हैं 12 लाख करोड़ का जो है वो यहाँ पे खर्चा ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट हो जाता है, उसको हम बाद में समझेंगे। लेकिन उसमें भी यहाँ पे टोटल रिसिप्ट में जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो 31.29 लाख करोड़ का है। जो कैपिटल रिसीट है वो 78,000 करोड़ का है। अब इसमें हम समझेंगे कि ये जो पूरा कंसेप्ट है वो किस तरह से है। तो एक्चुअली में जो बजट होता है उसमें दो भाग में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो रेवेन्यू बजट होता है और एक होता है कैपिटल बजट। तो रेवेन्यू बजट में जितने सारे जो रिसिट हैं, जो एक्सपेंडिचर हैं, जो अभी हम ऊपर बात कर रहे थे, तो वो सारा कुछ आ जाता है। ऑल राइट, जबकि कैपिटल बजट में जितने सारे एसेट हैं, लाइबिलिटी हैं, मतलब जो भी हम कुछ डेवलपमेंट करते हैं या फिर पूंजी लगाते हैं या जो भी लाइबिलिटीज़ वगैरह है, वो सब कैपिटल बजट में आता है। रेवेन्यू बजट को अगर हम आगे इसको बांटें तो इसमें रेवेन्यू रिसीट होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। अब रेवेन्यू रिसीट का मतलब कि आपने कहाँ कहाँ से जो है पैसा वो पाया, तो इनकम आपको जो हुआ, आपने जो रिसीट किया, मतलब पैसा आपके पास जो आ रहा है, तो ये कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करता और ना ही ये कोई एसेट का रिडक्शन करता है, ठीक है। एंड जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये डे टू डे फंक्शन करने के लिए, जो भी आपका जो खर्चा है, जो रेवेन्यू जहाँ से आपका आ रहा है और वो फिर खर्च के लिए चला जा रहा है, तो वो किस किस चीज़ों के लिए, जैसे आप डे टू डे फंक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल सैलरी वगैरह देते हैं, और ये भी जो है वो कोई एसेट का क्रिएशन नहीं करता और ना ही रिडक्शन में कोई लाइबिलिटी होती है। ऑल राइट, और रेवेन्यू रेसिट को अगर हम दो भागों में बांटें तो इसमें भी जो होता है वो होता है टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। ओके, अब हम कैपिटल बजट के बारे में बात करेंगे। तो इसमें जो कैपिटल रिसिट, मतलब आपने यहाँ पे कहाँ कहाँ से जो है रिसीव किया कैपिटल, तो वो लाइबिलिटी बनाता है, ठीक है। इसमें रिडक्शन ऑफ एसेट होता है, आप लोन से लेके आते हैं, आप डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे पैसा होता है, और इसमें जो है रिडक्शन ऑफ एसेट भी होता है। ऑल राइट, अब हम देखेंगे कैपिटल बजट का एक और
पार्ट जिसका नाम है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको हम नॉर्मली कैपेक्स बोलते हैं। तो जितने भी एसेट का हम निर्माण करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम बिल्डिंग बनाते हैं, हम रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो वो सब जो है हम एक तरह का कैपेक्स क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो है लाइबिलिटी का रिडक्शन होता है, क्योंकि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो, तो जो भी आपके लाइबिलिटी है वो कम हो सकने के चांसेस हैं, और फिर आप बिल्डिंग्स बनाते हो, रोड्स बनाते हो, तो ये पूरा जो है इस तरह से हम समझ सकते हैं। उसी को हम अगर टोटल बजट के रूप में देखें तो 48 लाख करोड़ का टोटल बजट, उसमें जो रिसिप्ट है वो 32.07 लाख करोड़, रेवेन्यू रिसिप्ट 31.29 लाख करोड़, और कैपिटल रिसिप्ट जो है वो 78,000 करोड़। ठीक है, एक्सपेंडिचर आपने किया कितना, तो 48.2 लाख करोड़। तो आपका जो खर्चा है वो ज़्यादा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो है वो 37.09 लाख करोड़, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर 11.1 लाख करोड़। तो ये सब जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर हम 11.1 लाख करोड़ कर रहे हैं, मतलब रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में। ओवरऑल आप समझ गए होंगे किस तरह से जो है ये बजट पेश होता है और किस क्या क्या इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं। अब हम आगे चलेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे फोकस ये सब बता रखा है। एक बात मैंने यहाँ पे बताया कि जो एक्सपेंडिचर है वो हमारा 48 लाख करोड़ है। ठीक है, 48.2 लाख करोड़, और जो रिसिट है वो 32.07 लाख करोड़ है। तो खर्च जो है वो हमारा ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास आमदनी जो है वो काफ़ी कम है। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि लगभग यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट, और यही लगभग 16 लाख करोड़ का यहाँ पे गैप है। ठीक है, एंड इसी को हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। सो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल एक्सपेंडिचर माइनस फिस्कल रिसिट। यहाँ पे एक्सपेंडिचर देख सकते हैं 48.2 लाख करोड़, रिसिट जो है वो 32.07 करोड़, सो दैट इज़ द फिस्कल डेफिसिट। तो जो बजट एस्टिमेट है 2024-25 के लिए वो 4.9% ऑफ द जीडीपी है, दैट इज़ द फिस्कल डेफिसिट, 16.13 लाख करोड़ जो अभी हमने देखा। उसके बाद रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो है 1.8% ऑफ द जीडीपी। ठीक है, और फिर एक होता है प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट में क्या होता है कि फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को अगर घटा दिया जाए तो वो हो जाता है प्राइमरी डेफिसिट, और हमारा जो प्रोजेक्टेड है मतलब एस्टिमेट है 2024-25 के लिए वो है 1.4% ऑफ द जीडीपी। तो हम बस यही देखेंगे, फिस्कल डेफिसिट जो है वो है 4.9% ऑफ द जीडीपी, रेवेन्यू डेफिसिट 1.8% ऑफ द जीडीपी, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 0.6% ऑफ द जीडीपी, एंड प्राइमरी डेफिसिट 1.4% ऑफ द जीडीपी। जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 है उसमें यहाँ पे टारगेट बताया गया है कि आपका जो फिस्कल डेफिसिट है वो 3% तक लेके आना है 2028 तक। लेकिन हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो 4.9% है, और जो गवर्नमेंट है उसने भी यहाँ पे टारगेट रखा है कि नेक्स्ट साल तक इसको और कम करके 4.5 करेंगे, क्योंकि अभी जो है वो 4.9% है, फिर 4.5% करना है 2025-26 तक, और 2028 तक जो FRBM एक्ट है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, सो इसके तहत यहाँ पे 3% तक जो है फिस्कल डेफिसिट लेके आना है, क्योंकि इससे हमारे कंट्री का यहाँ पे डेवलपमेंट और अच्छे से हो पाएगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। देख लिया हमने फिस्कल डेफिसिट जो है वो 16.13 लाख करोड़ का है। सो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को अभी भी जो है लगभग 16.13 लाख करोड़ का लोन लेना पड़ेगा। सो बेसिकली दिस इज़ problematic thing, and that's why we are aiming for lowering the fiscal deficit. ठीक है, अब हम एक चीज़ देखेंगे कि जो पैसा है वो कहाँ से आता है और ये पैसा जो है कहाँ कहाँ जाता है। ऑल राइट, तो सबसे पहले जो जो पैसा है वो यहाँ पे बोरोइंग से आता है 27%। ठीक है, 27% फ्रॉम द बोरोइंग। इनकम टैक्स से 19% जो है वो पैसा आता है, जीएसटी से 18%, एंड कॉरपोरेशन टैक्स से 17%। तो सबसे ज़्यादा हमने बोरोइंग ले रखा है, उसके बाद इनकम टैक्स से पैसा आता है, उसके बाद जीएसटी जो है उससे पैसा आता है, एंड देन कॉरपोरेट टैक्स से आता है। अब ये सारे जो पैसे आते हैं वो कहाँ कहाँ जाता है, तो जो हम स्टेट्स को शेयर करते हैं ताकि उनका डेवलपमेंट हो,
जो भी टैक्सेस का वो ड्यूटीज़ वो सबसे ज़्यादा हम जो है देते हैं, ठीक है। तो जो पैसा सबसे ज़्यादा जाता है 21% वो स्टेट के शेयर्स इन द टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ में चला जाता है। इंटरेस्ट पेमेंट जो भी हमने लोन ले रखा है या फिर जो भी उसका जो है इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह जो है वो करना है तो 19% उसमें। जो सेंट्रल सेक्टर प्लान है, बहुत सारे जो स्कीम्स निकाले जाते हैं उसके 16% उसमें जाता है। एंड फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफ़र 9% में जाता है। ओके, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे जो बजट है हमारा उसमें 9 प्रायोरिटीज़ के बारे में बात किया गया है कि भाई डेवलप्ड इंडिया करना है हमें, विकसित भारत बनाने की भी बात की गई है कि यहाँ पे 2047 तक जो है वो विकसित भारत बन के तैयार हो जाएगा। सो उसके लिए यहाँ पे 9 जो है वो बजट प्रायोरिटीज़ जो है 2024-25 के बजट में यहाँ पे रखा गया था। तो सबसे पहला जो है प्रायोरिटी वो क्या था, वो था प्रोडक्टिविटी एंड रिजिलियंस इन द एग्रीकल्चर, ठीक है। तो एग्रीकल्चर बेसिकली एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करना है हमें। एंड फिर जो है एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, तो एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग के ऊपर जो है वो फोकस करना है। थर्ड, इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। ऑलराइट, तो ये सारे पिलर्स हैं। एंड देन फोर्थ, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज के ऊपर। फिफ्थ, अर्बन डेवलपमेंट। सिक्स्थ, एनर्जी सिक्योरिटी। सेवन्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर। 8, इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। एंड नाइन्थ, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, न्यू जनरेशन रिफॉर्म्स। तो जो बहुत सारे रिफॉर्म्स हमने करना है न्यू जनरेशन के लिए, तो वो सब है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बारी बारी करके। सबसे पहला जो प्रायोरिटी है वो है प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, उसको हम पहले देख लेते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहला प्रायोरिटी जो है वो है प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो इसमें जो है टोटल 1.52 लाख करोड़ जो है वो एग्रीकल्चर के लिए दिया गया है और उसके अलाइड सेक्टर्स के लिए, उसके डेवलपमेंट करने के लिए। 109 हाई यील्डिंग वेराइटीज़ जो क्रॉप्स है, ठीक है, 109 वेराइटी ऑफ 32 क्रॉप्स, उसको यहाँ पे रिलीज़ किया जाना है फॉर द फार्मर्स, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 109 वेराइटीज़ ऑफ 32 क्रॉप्स। फिर 1 करोड़ फार्मर को यहाँ पे नेचुरल फार्मिंग से लिंक कर दिया जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट 2 ईयर्स में। और ये जो है बहुत सारे साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस एंड ग्राम पंचायत के सहयोग से किया जाएगा। ऑलराइट, तो नेचुरल फार्मिंग मतलब आपका जो फार्मिंग है वो बिल्कुल नेचुरल प्रैक्टिस के ऊपर होगा, जो सस्टेनेबल होगा एग्रीकल्चर, जिससे किसी भी इन्वायरमेंट में लॉस ना हो या फिर इन्वायरमेंट का लॉस ना हो। ऑलराइट, 10,000 जो है वो बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर जो है वो बनाए जाएंगे नेचुरल फार्मिंग के लिए, क्योंकि नेचुरल फार्मिंग तो करना है ना, 1 करोड़ फार्मर्स को जोड़ना है नेक्स्ट 2 ईयर्स में, तो उसके लिए 10,000 जो है बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स भी चाहिए। ऑलराइट, फिर सेल्फ सफिशिएंसी हमें पाना है इन द सम ऑयल सीड्स लाइक मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सेसमे, सोयाबीन एंड सनफ्लावर में। ऑलराइट, फिर वेजिटेबल क्लस्टर्स, वेजिटेबल प्रोडक्शन क्लस्टर्स जो है वो लार्ज स्केल पे बनाए जाएंगे, बहुत सारे जो मेजर कंजम्पशन सेंटर्स हैं। ऑलराइट, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो डीपीआई है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा इन कोलैबोरेशन विद द स्टेट्स के सहयोग के साथ, ताकि वो जो भी फार्मर्स हैं उसको कवर कर सके। आने वाले 3 सालों में जो भी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके जो लैंड हैं, उनका जो क्रॉप सर्वे है वो कैसे किया जाना है, तो ये सब डीपीआई के अंदर कवर हो जाएगा। तो डिजिटल खरीफ क्रॉप सर्वे जो है वो 400 डिस्ट्रिक्ट्स में करवाए जाएंगे यूजिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जो लैंड डिटेल्स है 6 करोड़ फार्मर्स का, वो यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा रजिस्ट्री में। और किसान क्रेडिट कार्ड्स जो है वो इशू किए जाएंगे 5 स्टेट्स में। ऑलराइट, नाबार्ड यहाँ पे जो है श्रिम्प फार्मिंग के ऊपर काफ़ी फोकस किया गया है इस यूनियन बजट में। और जो श्रिम्प फार्मिंग है उसका जो फंडिंग है, जो भी फाइनेंशियल फैसिलिटी है वो नाबार्ड यहाँ पे प्रोवाइड करेगा फॉर प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट। तो श्रिम्प को यहाँ पे एक्सपोर्ट और एंड प्रोसेसिंग करने की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। जो नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी है वो यहाँ पे सिस्टमेटिक, ऑर्डरली एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए जो है वो यहाँ पे गवर्नमेंट लेके आएगी नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी, ताकि जितने भी जो कोऑपरेटिव सेक्टर है उसका यहाँ पे सही सुचारू तरीके से
और सही तरीके से जो है डेवलपमेंट हो सके। नाउ प्रायोरिटी 2 के ऊपर हम बात करेंगे, एंड 2 जो है वो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल के ऊपर जो है प्रायोरिटी 2 बात करती है। तो गवर्नमेंट जो है वो 3 स्कीम्स जो है वो यहाँ पे लॉन्च करेगी फॉर द एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर पैकेज। तो यहाँ पे जो एक स्कीम है, 3 तरह का स्कीम जो है वो जॉब जो सीकर्स हैं या फिर जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके बारे में बात की गई है कि 1 मंथ वेज जो है वो सैलरी जो है वो सारे लोगों को दिया जाएगा इन ऑल द फॉर्मल सेक्टर्स, एंड 3 इंस्टॉलमेंट में ये दिया जाएगा। 15,000 तक का जो भी सैलरी है वो 1 मंथ का सैलरी जो है वो यहाँ पे वर्कफोर्स को दिया जाना है। फिर जिसकी सैलरी 1 लाख से कम है उसी को मिलेगा ये, एंड 1 करोड़ एम्प्लॉयज़ विल बी बेनिफिटेड एवरी ईयर। और ये जो ड्यूरेशन है स्कीम का वो 2 साल रखा गया है, तो मतलब आने वाले 2 साल के लिए 1 महीने का सैलरी सारे फॉर्मल सेक्टर्स के लिए 3 इंस्टॉलमेंट में लगभग 15,000 रुपये तक दिया जाना है। और जिसकी सैलरी 1 लाख से कम है उसी वही एलिजिबल है इसके लिए, और 1 करोड़ एम्प्लॉयज़ जो है वो बेनिफिट होंगे। ऑल राइट। दूसरा प्लान जो है वो है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस है। तो जो एम्प्लॉई हैं, जो काम करने वाले, और जो एम्प्लॉयर हैं मतलब जॉब देने वाले, उनको यहाँ पे इंसेंटिव मिलेगा डायरेक्टली इन रिलेशन टू देयर कंट्रीब्यूशन टू द EPFO इन द फर्स्ट 4 ईयर। तो EPFO में ही उनको कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा पहले 4 सालों के लिए। एंड जो एम्प्लॉयर हैं उनको यहाँ पे 50 या 25% ऑफ द बेस लाइन जो है वो इनमें से जो भी कम है वो यहाँ पे अपॉइंट करना है। तो बेसिकली जो एम्प्लॉई हैं या एम्प्लॉयर हैं उनका यहाँ पे उनको यहाँ पे सहयोग दिया जाएगा डायरेक्टली, उनको जो है कंट्रीब्यूट किया जाएगा उनके EPFO में पहले 4 साल के लिए। स्कीम सी समझेंगे, एम्प्लॉयर्स को भी यहाँ पे हेल्प मिलेगी। तो जो जॉब देने वाले हैं उनको 3,000 रुपये पर मंथ का जो है वो मिलेगा EPFO कंट्रीब्यूशन में, ताकि वो जो है ऐड कर सकें अपने एम्प्लॉयज़ को, और ये 2 साल के लिए दिया जाएगा। और जो भी एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहे हैं EPFO पहली बार, तो और उसकी सैलरी जो 1 लाख है, जैसे हमने ऊपर भी देखा था कि भाई 1 लाख से कम की सैलरी है तभी आपको ये सब मिलेगा। सो ये सब एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स दोनों के उत्थान के लिए यहाँ पे कुछ कुछ स्कीम्स है। नाउ पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन द वर्क फोर्स के लिए भी है कि वीमेन हॉस्टल्स बनाए जाएंगे, क्रैच फैसिलिटी जहाँ पे जो मदर्स हैं वो अपने बच्चों को दूध पिला सकती हैं, वहाँ पे जाके इंडस्ट्रियल सपोर्ट वगैरह भी दिया जाएगा औरतों को। विमेन सेंट्रिक स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लॉन्च किया जाएगा। जो मार्केट एक्सेस है विमेन का वो सेल्फ हेल्प ग्रुप इंटरप्राइजेस के थ्रू जो है वो बढ़ाया जाएगा। ऑल राइट। स्किल डेवलपमेंट के ऊपर है कि जो स्किल डेवलपमेंट है वो यहाँ पे 20 लाख यूथ को आने वाले 5 साल के अंदर जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। 1000 ITI जो है इंस्टीट्यूट्स वो यहाँ पे 5 साल के लिए बनाए जाएंगे। हब एंड स्पोक अरेंजमेंट के ऊपर ये बेस होगा, ठीक है। और जो मॉडर्न स्किल लोन है वो यहाँ पे 7.5 लाख रुपीज़ तक दिया जाएगा। फाइनेंशियल सपोर्ट है 10 लाख हायर एजुकेशन के लिए दिया जाएगा, और लगभग 1 लाख स्टूडेंट्स को ये यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम भी है ऑफ 3% ऑफ द लोन अमाउंट। ऑल राइट। अब हम देखेंगे प्रायोरिटी 3। तो जो प्रायोरिटी 3 है वो है यहाँ पे मिशन पुर्योदय, मतलब बेसिकली जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है उसको वहाँ पे बढ़ाना है और सोशल जस्टिस भी करना है प्रायोरिटी 3 में। और सबसे ज़्यादा जो है बिहार को यहाँ पे बेनिफिट मिला था, एंड बिहार उसके साथ साथ जो भी यहाँ पे लाइक ईस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री हैं उनको यहाँ पे बेनिफिट मिला गया था। तो एक मिशन पुर्योदय जो है वो लॉन्च किया गया था, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द ईस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री। जो भी पूरब में हमारे देश के जो स्टेट्स हैं जैसे बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश जो है उनके लिए यहाँ पे स्कीम लाया गया था। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है वो यहाँ पे बिहार को मिला था एंड आंध्र प्रदेश को मिला था। ऑल राइट। तो इंडस्ट्रियल नोड जो है वो गया में बनाया जाएगा, और अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। बिहार को यहाँ पे 26,000 करोड़ रुपीज़ मिले, जिसमें पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे बनाने की बात कही गई है, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोध गया का डेवलपमेंट होगा, राजगीर का, वैशाली का, दरभंगा के जो रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं उनका,
फिर एडिशनल 2 लेन ब्रिज बनेगा गंगा रिवर के ऊपर बक्सर में। तो पावर प्रोजेक्ट 21,400 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे पीरपैंती भागलपुर में यहाँ पे एक पावर प्रोजेक्ट बनाने की बात कही गई है 2400 मेगावाट का, और इसकी लागत जो है वो है 21,400 करोड़। सो ये सब ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री के ऊपर काफ़ी फोकस किया गया है। जैसे मैंने बताया कि बिहार को यहाँ पे 26,000 करोड़ मिला है, तो आंध्र प्रदेश को भी यहाँ पे 15,000 करोड़ का सौगात मिला है। एंड यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे वाटर, पावर, रेलवे, रोड इन कोपरथी एरिया, इन विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वहाँ के लिए, फिर हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्री कॉरिडोर के लिए, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ एडिशनल हाउसेज जो हैं वो यहाँ पे बनाए जाएंगे रूरल एंड अर्बन एरियाज़ में। टोटल 3 लाख करोड़ जो है वो अरेंज किया गया है विमेन एंड गर्ल्स के लिए। फिर एक प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान जो है वो यहाँ पे लॉन्च किया गया था। एंड ये सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द ट्राइबल फैमिली, जो भी ट्राइब्स हैं उनका यहाँ पे उत्थान हो सके, खासकर वैसे एरिया में जहाँ पे ट्राइब्स काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो लगभग 5 करोड़ ट्राइब्स को यहाँ पे बेनिफिट पहुँचाया जाएगा। 100 ब्रांचेज ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, वो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट, जो हमारे देश के नॉर्थ ईस्ट रीजन है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, वहाँ पे 100 ब्रांच ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB जो है वो यहाँ पे खोला जाएगा। एंड 2.6 लाख करोड़ का जो है रूरल डेवलपमेंट का पैकेज है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए 2.6 लाख करोड़। ओके, सो दैट वाज द प्रायोरिटी 3। अब हम प्रायोरिटी 4 के बारे में बात करेंगे, जो कि मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज के ऊपर बात करता है। ऑल राइट, तो प्रायोरिटी 4 मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। सो जो MSME है उनके लिए यहाँ पे क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च किया जाएगा। एंड जिसमें जो जितने भी MSMEs हैं वो यहाँ पे मशीनरी खरीद सकते हैं, इक्विपमेंट खरीद सकते हैं बिना किसी कोलेट्रल के या थर्ड पार्टी गारंटी के, और 100 करोड़ रुपीज़ तक उनको जो है यहाँ पे बेनिफिट दिया जाएगा। एंड अ न्यू अरेंजमेंट हैज़ बीन अनाउंस्ड टू फैसिलिटेट कंटिन्यूएशन ऑफ बैंक लोन्स टू MSME ड्यूरिंग देयर डिस्ट्रेस पीरियड। तो जो MSME हैं, MSME अगर लोन लेना चाहते हैं तो वो ईजी, बहुत ही आसान तरीके से लोन ले सकें, उसके बारे में बात की गई है। मुद्रा लोन के ऊपर यहाँ पे बात किया गया है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज में, कि जो मुद्रा लोन का लिमिट है वो यहाँ पे 10 लाख से 20 लाख बढ़ा दिया गया है एंटरप्रेन्योर्स के लिए। एंड अब पहले जो 10 लाख तक लोन लिया जाता था मुद्रा लोन के तहत, वो 20 लाख तक के कर दिया गया है। ऑलराइट, एंड 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन यूनिट MSME सेक्टर में बनाया जाएगा। जो भी जो भोजन है उसको यहाँ पे ख़राब ना हो, इसीलिए रेडिएशन तकनीक के तहत उसको यहाँ पे सही रखा जा सके, ठीक है। जो भी पेरिशेबल आइटम है तो उसके लिए यहाँ पे 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन यूनिट जो है वो यहाँ पे बनाया जाएगा। 100 NABL एक्रेडिटेड फूड क्वालिटी जो है टेस्टिंग लेबोरेटरी जो है वो बनाया जाएगा, 100 लेबोरेटरीज एंड 50 फूड इरेडिएशन यूनिट। जो ई-कॉमर्स हैं उनको यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो है जोड़ा जाएगा, ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को आसानी तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकें। क्रिटिकल मिनरल के ऊपर बात की गई है कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसको यहाँ पे एक क्रिटिकल मिनरल मिशन जो है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा, ताकि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो सके, उनका रिसाइकलिंग हो सके क्रिटिकल मिनरल्स का, ठीक है। A comprehensive scheme will be launched to provide internship opportunities to 1 crore youth in top 500 companies in 5 year। तो 1 करोड़ यूथ जो है टॉप 500 कंपनीज में उनको यहाँ पे इंटर्नशिप दिया जाएगा। ऑलराइट, इसके साथ साथ प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाए जाएंगे 100 सिटीज़ में। 12 इंडस्ट्रियल पार्क जो है वो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बनाया जाएगा। सो ये सब प्रायोरिटी 4 के तहत था। अब हम देखेंगे प्रायोरिटी 5। तो 5वां प्रायोरिटी जो है वो है यहाँ पे अर्बन डेवलपमेंट। तो अर्बन डेवलपमेंट में बेसिकली जो है 30 लाख से ऊपर का जो भी पॉपुलेशन वाले जो सिटीज़ हैं, मतलब ऐसे 14 लाख सिटीज़ को यहाँ पे प्रिपेयर किया जाएगा, फाइनेंसिंग स्ट्रेटजी उनको दिया जाएगा, उनका जो है ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास अर्बन 2.0 जो है उसके बारे में भी बात की गई है।
फिर 100 वीकली हाट बनाया जाएगा, जो भी अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे अर्बन हाट बनाया जाएगा। स्ट्रीट फूड हब बनाया जाएगा आने वाले 5 सालों में। वाटर सप्लाई, सीवेज ट्रीटमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब को प्रमोट किया जाएगा 100 लार्ज सिटीज़ में। ओके, नाउ प्रायोरिटी 6 एनर्जी सिक्योरिटी। हम बात कर रहे हैं एनर्जी के ऊपर, हम बात कर रहे हैं ग्रीन ट्रांजिशन के ऊपर, ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। तो उसके लिए भी बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें हैं, जैसे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है वो यहाँ पे लॉन्च किया गया था। 1 करोड़ हाउस होल्ड उससे बेनिफिट होंगे, और उसमें बताया गया था कि 300 यूनिट तक का जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आप फ्री में पा सकते हैं। फिर यहाँ पे पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट जो है इलेक्ट्रिक स्टोरेज के लिए, उसको यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, भारत स्मॉल रिएक्टर, मतलब जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, छोटे छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी फॉर न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बात की गई है कि जो भी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है, ताकि हम न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर फोकस करें, जो प्राइवेट सेक्टर है वो यहाँ पे इन्वॉल्व हों गवर्नमेंट के साथ, और छोटे छोटे जो है भारत स्मॉल रिएक्टर्स, ताकि यहाँ पे बिजली का प्रोडक्शन हो सके। एनटीपीसी एंड भेल के साथ यहाँ पे एग्रीमेंट किया गया 800 मेगावाट कमर्शियल प्लांट के लिए, ताकि वो थर्मल पावर प्लांट टेक्नोलॉजी को यहाँ पे इम्प्रूव किया जा सके। ऑल राइट, हाँ, नेक्स्ट देखेंगे हम प्रायोरिटी 7, जो कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है, क्योंकि हमने देखा था कि लगभग जो हमारा कैपेक्स है वो 11.1 लाख करोड़ है। ये जो है यहाँ पे कैपेक्स के बारे में बताया जा रहा है, जो कि 3.4% ऑफ द जीडीपी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। एंड इसमें बताया गया है कि प्रोविज़न ऑफ इंटरेस्ट फ्री लॉन्ग टर्म लोन जो है 1.5 लाख करोड़ तक का जो है वो स्टेट्स को दिया जाएगा, ताकि वो अपने स्टेट में जो है रिसोर्स एलोकेशन कर सके और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सके। बिकॉज इंडिया तभी आगे बढ़ेगा जब स्टेट का यहाँ पे ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो। जो फेज़ 4 है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उसको यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा, ताकि जितने सारे जो रोड्स हैं, रोड कनेक्टिविटी वो बढ़ाया जा सके। 25,000 न्यू रूरल हैबिटेशंस तक जो है ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी प्रदान किए जाने की बात की जा रही है। नाउ यहाँ पे बिहार के लिए एक और यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस है 11,500 करोड़ का। कोसी मेची जो रिवर लिंक है उसके लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया था। ठीक है, एंड जो स्टेट्स हैं जैसे असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड सिक्किम, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड आता है, लैंडस्लाइड आता है, तो उसके लिए जो है असिस्टेंस गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करेगी। ऑल राइट, सो ये सब प्रायोरिटी 7 में हम देख रहे हैं। टूरिज़्म भी जो है उसी का कंपोनेंट है। प्रायोरिटी 7 जो हमने देखा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसमें टूरिज़्म को भी यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है कि जो विष्णुपद टेम्पल है, गया में महाबोधि टेम्पल है, ये सब जो है उसका डेवलपमेंट होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। नालंदा को यहाँ पे डेवलप किया जाएगा एज ए टूरिस्ट सेंटर। इसके साथ साथ एक एंशियंट टेम्पल है 20 तीर्थंकर मुनि सुरवला, सो जैन तीर्थंकर ही है मुनि सुरवता। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अगर अच्छे से नहीं दिख रहा है तो सॉरी फॉर द बैड क्वालिटी ऑफ द टेक्स्ट। तो ये जो हैं ये जैन तीर्थंकर हैं 20वें, एंड यहाँ पे जो है डेवलपमेंट होगा नालंदा में। 7 जो है यहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग्स, और नालंदा यूनिवर्सिटी को भी रिवाइव किया जाएगा। ठीक है, 7 जो है वो हॉट वाटर स्प्रिंग्स का यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। ऑल राइट, फिर जो टेम्पल्स है, मॉन्यूमेंट्स है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, नेचुरल लैंडस्केप्स हैं ओडिशा में, उसका यहाँ पे डेवलपमेंट, उसका यहाँ पे प्रॉपर जो है डेवलपमेंट हो सके टूरिज़्म में, ये सब बात की गई है। तो टूरिज़्म में बेसिकली विष्णुपद टेम्पल, महाबोधि टेम्पल, नालंदा यूनिवर्सिटी और नालंदा को टूरिस्ट सेंटर के रूप में, फिर यहाँ पे 20 तीर्थंकर ऑफ जैन मुनि सूरत, उनका यहाँ पे एक टेम्पल है, उसको यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। 7 हॉट वाटर स्प्रिंग्स, उसके साथ साथ ओडिशा के जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड मॉन्यूमेंट्स एंड टेम्पल्स हैं उसका यहाँ पे डेवलपमेंट किया जाएगा। नाउ प्रायोरिटी 8 इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड जो है वो यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा, ताकि जो बेसिक रिसर्च हैं या डेवलपमेंट, उनका जो डेवलपमेंट हो प्रोटोटाइप, वो उस तरह से हो सके। 1 लाख करोड़ का फाइनेंशियल पूल जो है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा, ताकि प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ पे रिसर्च एंड इनोवेशन में इन्वॉल्व हों और वो कमर्शियल स्केल पे यहाँ पे रिसर्च एंड इनोवेशन करें।
ठीक है। स्पेस इकोनॉमी के ऊपर बात की जा रही है कि आने वाले 10 सालों में स्पेस इकोनॉमी को 5 गुना बढ़ाया जाएगा, और 1000 करोड़ का जो है वेंचर फंड भी सेटअप किया गया है। प्रायोरिटी 9, इसके ऊपर देखेंगे नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। ठीक है, तो ये जो लास्ट प्रायोरिटी था टोटल 9 प्रायोरिटी में ये लास्ट वाला है, दैट इज़ नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। तो उसमें बेसिकली जो लैंड है उसके बारे में बात की गई है कि जो गांव के जो लैंड हैं उनको यहाँ पे डिजिटाइज्ड किया जाएगा, और एक यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर यूएल पिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको हम भू आधार भी बोलते हैं, वो यहाँ पे सारे लैंड प्लॉट्स के लिए जारी किया जाएगा। जो मैप्स हैं उसको यहाँ पे डिजिटाइज़ किया जाएगा। जितने भी यहाँ पे सब डिविजन्स हैं उनको यहाँ पे उनके जो ओनरशिप हैं उसके हिसाब से अपडेट किया जाएगा। लैंड रजिस्ट्री का यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट होगा, ताकि जो भी लैंड फार्मर से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे डिजिटाइज्ड वे में हो सके। तो जो भी लैंड रिकॉर्ड्स है अर्बन एरियाज़ में उसको यहाँ पे जीआईएस मैपिंग के थ्रू लाया जाएगा, डिजिटाइज किया जाएगा। ई श्रम पोर्टल जो है वो यहाँ पे लिंक कर दिया जाएगा और भी सारे पोर्टल्स से, ताकि जो वर्कर्स हैं उनको यहाँ पे बेनिफिट मिले। ठीक है, क्योंकि ई श्रम पोर्टल जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके लिए लॉन्च किया गया था। एनपीएस वात्सल्य के ऊपर बात किया जा रहा है कि एनपीएस वात्सल्य स्कीम जो है वो लॉन्च किया जाएगा, ताकि जो पेरेंट्स हैं या गार्जियंस हैं वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सके अपने माइनर चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, तो अभी जो एनपीएस है उसके हिसाब से एनपीएस वात्सल्य के ऊपर बात की गई थी। जन विश्वास बिल जो है वो यहाँ पे 2.0 जो इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ताकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट हो सके। सो दैट वाज द बजट स्पीच पार्ट ए। अब हम पार्ट बी में थोड़ा थोड़ा देख लेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे जैसे हमने देखा था कि बजट में ये जो बजट था ये थोड़ा लेट भी पेश किया गया था, इससे पहले इंटरीम बजट आया था। ठीक है, क्योंकि जनरल इलेक्शन था इस साल। ऑलराइट, सो इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर हम देख लेंगे। कुछ कुछ यहाँ पे सेक्टर्स हैं जिनके बारे में बात की गई थी बजट स्पीच में, वो हम यहाँ पे डिटेल में देख लेंगे। तो ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइसेस के ऊपर जो 3 कैंसर ड्रग्स है, ये आप नाम देख सकते हैं, 3 कैंसर ड्रग्स, इसको यहाँ पे एग्जेम्प्ट कर दिया गया है कस्टम ड्यूटी से। इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा। ठीक है, मोबाइल फ़ोन्स एंड उसके जो पार्ट्स हैं उसको यहाँ पे अब उसके जो कस्टम्स ड्यूटी हैं वो यहाँ पे कम करके 15% लेके आया गया है। क्रिटिकल मिनरल्स हैं 25 क्रिटिकल मिनरल्स, उनको यहाँ पे पूरा तरह से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है कस्टम ड्यूटी से। और जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो भी यहाँ पे 2 क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर हटा दिया गया है। जो मेटल्स हैं जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, तो इनके ऊपर कस्टम ड्यूटी 6% कर दिया गया, और प्लेटिनम के ऊपर 6.4%। ठीक है, इसके साथ साथ जो बेसिक कस्टम ड्यूटी होता है ऑन आयरन, निकल, ब्लिस्टर कॉपर, उसको हटा दिया गया। आयरन स्क्रैप एंड निकल कैथोड को भी यहाँ पे जो है बेसिक कस्टम ड्यूटी उनके ऊपर से हटा दिया गया। ऑलराइट, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर भी हमने देखा कि यहाँ पे जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है ऑक्सीजन फ्री कॉपर जो यूज़ होता है रेसिस्टर्स बनाने में, उसको यहाँ पे हटा दिया गया। एक जो कस्टम ड्यूटी है वो बढ़ाया गया, वो है केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स में 7.5% से 10% कर दिया गया इसके ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी। तो जो भी केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स में जो एमोनियम नाइट्रेट है इसके ऊपर जो है ये यहाँ पे बेसिक कस्टम ड्यूटी बढ़ा दिया गया है। प्लास्टिक्स के ऊपर भी बढ़ाया गया है बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% से 25%। ऑन पीवीसी फ्लेक्स बैनर्स, तो प्लास्टिक का एक कैटेगरी है पीवीसी फ्लेक्स बैनर्स, उसके ऊपर यहाँ पे बीसीडी बढ़ाया गया है बेसिक कस्टम ड्यूटी। टेलीकॉम इक्विपमेंट में जो उसको भी यहाँ पे टेलीकॉम इक्विपमेंट में भी बढ़ाया गया है, 10 से 15% किया गया है। ठीक है, सोलर एनर्जी जो मैन्युफैक्चरिंग होते थे सोलर सेल्स एंड पैनल्स, उसको यहाँ पे हटा दिया गया है कस्टम ड्यूटी से। और जो भी मरीन प्रोडक्ट है बेसिकली जो श्रिम्प प्रोडक्शन को हम प्रमोट करेंगे, तो उसके ऊपर भी जो है बहुत सारे कस्टम्स ड्यूटी जो है वो यहाँ पे हटाने की बात की गई है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो प्रपोज टू एग्जेम्प्ट फ्रॉम द कस्टम ड्यूटी वेरियस रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ श्रिम्प एंड फिश फीड। अब हम देखेंगे कुछ डायरेक्ट टैक्सेस हैं उनके ऊपर, क्योंकि वो सब इनडायरेक्ट टैक्स था। तो एक कॉम्प्रहेंसिव रिव्यू जो है इनकम टैक्स एक्ट 1961 वो लॉन्च किया गया। एंड जो टीडीएस रेट है उसमें भी बहुत सारे सिंप्लीफिकेशन किए गए हैं, जैसे 5% टीडीएस रेट है
उसको यहाँ पे 2% कर दिया गया। उसके साथ साथ जो डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, अगर आप डिले करोगे टीडीएस पेमेंट में टिल द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न, तो उसमें भी आपको जो है ये डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया, उसमें भी यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। ओके, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन और रीअसेसमेंट भी है कि अगर आप रीअसेसमेंट करवाना चाहते हो अपने इनकम टैक्स को, ठीक है, तो उसमें भी यहाँ पे अगर आप 50 लाख से ऊपर कमा रहे हो तो यहाँ पे कुछ कुछ सिंप्लीफिकेशन किया गया है। नाउ कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर देख लेंगे। कैपिटल गेन टैक्स बेसिकली वैसे टैक्सेस होते हैं जैसे अगर आप कोई भी सामान जो कि लिस्टेड है स्टॉक मार्केट पे, या फिर कोई भी एसेट है, अगर आप उसको बेच रहे हो कुछ साल बाद, तो उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट आपने कमाया एंड उसके ऊपर जो भी टैक्स लग रहा है उसको बोला जाता है कैपिटल गेन टैक्स। फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट में आप कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर कुछ कमोडिटीज़ बाई करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर एट्सेट्रा, तो वो अगर आप बेचते हो कुछ समय बाद और उस पर जो प्रॉफिट होता है एंड दैट प्रॉफिट में से थोड़ा सा जो है वो सरकार को आपको देना है एज अ टैक्स, एंड दैट इज़ कॉल्ड द कैपिटल गेन टैक्स। तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो यहाँ पे बढ़ा दिया गया है, 20% कर दिया गया है 15% से। तो 1 साल से नीचे अगर आप कोई भी एसेट को होल्ड करते हो तो उसको शॉर्ट टर्म गेन बताया जाएगा। और लॉन्ग टर्म गेन 1 साल से ऊपर कोई भी आप लिस्टेड एसेट को अगर 1 साल से ज़्यादा रखते हो तो वो हो जाएगा लॉन्ग टर्म एसेट। तो उसके ऊपर भी जो यहाँ पे 10% से 12.5% कर दिया गया है, ठीक है, टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स। जो एग्जेम्पशन लिमिट है कैपिटल गेन्स का ऑन द एसेट प्रपोज्ड टू बी रेज टू 1.25 लाख पर एनम, तो 1.25 लाख तक का आपको यहाँ पे छूट मिल सकता है ऑन द कैपिटल गेन टैक्स, और इससे ज़्यादा अगर आएगा तो देन यू विल बी टैक्स अकॉर्डिंगली। ओके, देख लिया हमने। एंड विवाद से विश्वास स्कीम जो है वो यहाँ पे लॉन्च किया गया था 2024 में, ताकि जो भी इनकम टैक्स से डिस्प्यूट्स हैं वो उनको यहाँ पे सॉल्व किया जा सके। और यहाँ पे जो मॉनिटरी लिमिट है उसको थोड़ा समझ लेते हैं कि जो अगर आप अपील करते हैं, कोई भी आपका मॉनिटरी इशू है एंड यू आर अपीलिंग टू एनी टैक्स ट्राइब्यूनल्स या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, तो उसका जो लिमिट है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि 60 लाख तक बढ़ा दिया गया है कोई भी मॉनिटरी लिमिट्स अगर आप अपील करते हो डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड इन द टैक्स ट्रिब्यूनल्स, तो उसका 60 लाख है। हाई कोर्ट के लिए 2 करोड़ है और सुप्रीम कोर्ट के लिए 5 करोड़ है, ठीक है। नाउ एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को यहाँ पे इनकरेज करने के लिए जो एंजल टैक्स है उसको यहाँ पे हटा दिया गया है सारे इन्वेस्टर्स के ऊपर, ताकि यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो आराम से यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकें। और ये एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, तो वैसे अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है, जो कि काफ़ी सारा प्रॉफिट कमाते हैं, तो उनके ऊपर एंजल टैक्स लगाया जाता है। और इससे पहले जो है वो यहाँ पे 40% जो है टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स रेट जो है वो था फॉरेन कंपनीज़ के ऊपर, अब इसको घटा के 35% कर दिया गया है। तो ये भी आप देख सकते हैं। ऑलराइट, तो ये दोनों अलग अलग है। एंजल टैक्स जो है वो ऐसे कंपनी के ऊपर लगता है जो अनलिस्टेड कंपनीज होते हैं एंड इनके ऊपर पूरी तरह से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। लेकिन और जो कॉर्पोरेट टैक्स फॉरेन कंपनीज के ऊपर लगता था 40%, वो अब 35% कर दिया गया है। तो यू कैन से दैट दैट्स द सिंप्लीफिकेशन सो दैट इन्वेस्टमेंट कैन बूस्ट। आगे बढ़ेंगे। जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स होता था, जैसे पहले जो बहुत सारे जो कर्मचारी हैं, ठीक है, सरकारी कर्मचारी, तो वो बहुत सारे सोशल सिक्योरिटी स्कीम लेते हैं, जैसे एनपीएस, ठीक है, नेशनल पेंशन सर्विस। उसमें उनका जो कंट्रीब्यूशन होता था एम्प्लॉयर का, पहले वो होता था 10%, लेकिन अब 14% जो है वो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन होगा फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स। स्टैंडर्ड डिडक्शन को देखेंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो यहाँ पे 50,000 से यहाँ पे 75,000 कर दिया गया है। ओके, एंड जो ये फैमिली पेंशन के ऊपर जो डिडक्शन होता था वो 15,000 से 25,000 कर दिया गया है। जो रिवाइज टैक्स स्ट्रक्चर है न्यू टैक्स रेजीम का, उसका देख लेते हैं। तो 0 से 3 लाख तक आप कमा रहे हो तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 7 लाख कमा रहे हो तो 5% लगेगा। 7 to 10 लाख 10%, 10 to 12 लाख 15%, 12 to 15 लाख 20%, 15 लाख से ऊपर कमा रहे हो तो 30%। ओके,
और बहुत सारे मिनिस्ट्रीज़ को इस बजट में कितने कितने पैसे मिले तो वो देख लेते हैं। तो सबसे टॉप 4 हम देखेंगे यहाँ पे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के ऊपर 2.05 लाख करोड़ खर्च हो रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो खर्चा हो रहा है गवर्नमेंट स्कीम पे वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। सेकंड नंबर पे मनरेगा है, एमजी नरेगा, 86,000 करोड़ उसके ऊपर खर्च हो रहा है। थर्ड पे है जल जीवन मिशन, 70,163 करोड़ खर्च हो रहा है। फोर्थ पे है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान, 60,000 करोड़ रुपीज़ खर्च हो रहा है। जो बहुत सारे सेक्टर्स हैं जैसे डिफेंस सेक्टर के ऊपर 4.5 लाख करोड़ खर्च हो रहा है। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट के ऊपर 2.65 लाख करोड़, एग्रीकल्चर 1.5 लाख करोड़, हेल्थ 89,000 करोड़, एजुकेशन 1.25 लाख करोड़। सो ये सब जो है सेक्टर्स। आई होप ये वीडियो मैंने कोशिश की कि कम समय में ख़त्म करूं और ज़्यादा कवर करूं। आप इसको एक दो बार और देख सकते हैं फॉर बेटर इन्फॉर्मेशन। सो दैट इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर with your friends who are preparing for various examinations. Thanks for watching. Have a great day.